हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप के लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आप सभी को पता है यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है, यानी आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे साथियों, ऐसे ही इसी पैटर्न पर पेपर में प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने जो है 8वीं सदी के अंत में जो है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो नालंदा के बाद जो है दूसरा प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र बना। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आप कहोगे सर धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, निम्न में से किस उत्पाद को जो है एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। बताएं। सभी लोग आंसर करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यहां पर दलहन होगा, याद रखिएगा दलहन। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए एगमार्क दोस्तों कृषि उत्पादों जैसे अनाज हो गया, दाल हो गई, मसाले हो गए आदि की गुणवत्ता का प्रमाणन करने के लिए जो है यह खाद्य सुरक्षा के लिए जो है आवश्यक होता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एगमार्क चिन्ह आप सभी को पता होगा, आप देखोगे जो खाद्य पदार्थ होता है ऐसे ही उस पर चिन्ह बना होता है, तो ये आपका एगमार्क चिन्ह होता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, अनाज हो गया, दाल हो गया, मसाले हो गए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखें। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ क्लास में बने रहेंगे, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 16.6%। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर चौथा कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाइए। चलिए, 23वां अनुच्छेद, 26वां, 24वां, 32वां। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए एक बार आप लोग भी ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर करें। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के क्रय विक्रय यानी आप कह सकते हो मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी यानी आप कह सकते हो बंधुआ मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23वां अनुच्छेद, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 23 जो है जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी को जो है निषिद्ध करता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था? चलिए सभी लोग आंसर करें, प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह। बताएं पहली
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किसके द्वारा घोषित किया गया? आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 24 अप्रैल 2010 को, कब? 24 अप्रैल जो है 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, हिमालय या हिमाद्री के सुंदर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमालय या हिमाद्री के सुंदर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई जो है लगभग 6000 मीटर है। आपका बी ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मेघदूत के लेखक कौन है? बताइए, आंसर करें सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, मेघदूत के लेखक कौन है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए प्रयास करें। और भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। बताएं, आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता है कालिदास द्वारा रचित जो है मेघदूत एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिए, अपतानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य की मूल निवासी हैं? बताइए। अपतानी दोस्तों एक प्रकार की जनजाति है। आपसे पूछता है कि ये किस राज्य की मूल निवासी हैं? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपातानी जनजातियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है जीरो घाटी में निवास करती हैं और अपनी अनोखी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बताएं, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप सभी को पता होगा शारदा अधिनियम 1929, कब? शारदा अधिनियम 1929 ने जो है बाल विवाह को प्रतिबंधित किया और विवाह की न्यूनतम आयु तय की। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बस इतना याद रखिए, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? आपका सर बाल विवाह से इसका संबंध है। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? चलिए सब लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। पानीपत की लड़ाई में जो है बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पानीपत की जो है कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, आपको पता होगा 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन सी? डेट पूछता है, याद रखिएगा आप लोग। पहली लड़ाई हुई थी आपका 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर, याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई हुई थी। बात करें तीसरी लड़ाई की, 14 जनवरी 1761 को जो है तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की। तो ये तीनों डेट आप लोग याद रखिएगा, 1526, 1556 और 1761। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बताएं। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, कैश विद चार्ज परचेज? बताएं। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएं। चलिए भाई क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और आंसर करें। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? यहां पर ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है साथियों, आप सभी जानते होंगे
स्मार्ट मनी जो है एक आधुनिक भुगतान प्रणाली है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट जैसे संसाधनों को संदर्भित करती है। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट मनी शब्द जो है क्रेडिट कार्ड के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। अगला सवाल देखो, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस पुरस्कार से नवाजा गया था? बताएं। सभी लोग आंसर कर सकते हो। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस पुरस्कार से नवाजा गया था? मैग्सेसे अवार्ड से शांति का नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन दोनों लोगों को, मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी को। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, यूरोप में कितने देश हैं? बताएं। आंसर देने का प्रयास करें। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। यूरोप में जो है कितने देश हैं? साथियों आप सभी को पता होगा यूरोप महाद्वीप जो है ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है और इसमें जो है आपसे पूछता है कितने देश हैं। आप लोग प्रयास कर सकते हो। साथियों यदि आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र की सूची के अनुसार तब यूरोप में जो है 44 देश माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तब आप कहोगे सर 33 देश हैं। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? बताएं। चलिए सभी लोग बताएं, आंसर देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करिएगा। चलिए भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर दोस्तों आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दोस्तों 1893 में जो है एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे जहां से उनके सामाजिक संघर्ष की शुरुआत हुई थी। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलो आप लोग। ठीक है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? बताएं। कृषि पर, व्यापार, उद्योग पर, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? जवाब देने का प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौर्य अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा मौर्य काल में जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था। ठीक है, राज्य को राजस्व भी कृषकों से प्राप्त होता था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखो, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? जास्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख? चलो भाई आंसर छाप दो सब लोग। सभी दोस्त प्रयास करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा? भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग काराकोरम रेंज जो है भारत और तुर्किस्तान के बीच में स्थित है और यह जो है एक प्रमुख जल विभाजक पर्वत श्रृंखला है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगर देखिए एक बार में इस क्लास को देखने के बाद चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, 2 बार इस क्लास को आप कर सकते हो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाकर 2x पर करके। ठीक है, चलिए कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों से संबंधित है? बताएं। चलिए कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों से संबंधित है? सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलो भाई सब लोग आंसर करो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साथियों यहां पर बात करें कोलट्टम की तो ये आपका कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। बात करें छोलिया की तो छोलिया कहां का है? आपका उत्तर प्रदेश का है। भाई क्यों भाई? आप कहोगे सर यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल।
भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और आंसर करने का प्रयास करो आप लोग। भारत में जो है किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, प्रकलन समिति, विशेषाधिकार समिति, लोक लेखा समिति। प्रयास करें। भारत में जो है किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? याद रखें, लोक लेखा समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता जो है आप सभी को पता होगा परंपरागत रूप से जो है लोकसभा में विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? बताएं। दूषणकारी तत्व से मुक्त, लाभकारी पदार्थों से युक्त, एसिडिक, पीएच, स्वादिष्ट। चलो भाई आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं एसिडिक, पीएच पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए पीने का पानी सामान्यतः जो है न्यूट्रल या थोड़ा क्षारीय होता है, और ये जो आपका एसिडिक वाटर होता है ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? बताएं। आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। पेयजल में जो है फ्लोराइड की मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए? चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, 0.7 ppm से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा। तो आपका डी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है ये आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में जो है वर्षा जल के पानी के संचयन को अनिवार्य किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। चलिए, यानी वर्षा के पानी को भी सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले जो है किस राज्य ने प्रावधान ये किया था? बताएं। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी गए हैं तमिलनाडु पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, तमिलनाडु के द्वारा सभी भवनों में जो है वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण जो है यहाँ पर किससे किया गया था? बताएं। रूस, धुआं, कौल, श्रीहरिकोटा। चलिए कहाँ से किया गया था आपको बताना है उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण। चलो भाई आंसर कर दो सब लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करो। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार, गेहूं और चावल, ज्वार और कपास। चलिए प्रयास करें। आप कहोगे सर गेहूं और चावल। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरित क्रांति के मुख्य लाभार्थी गेहूं और चावल थे, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? चलिए आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? चलो आंसर कर दो सब लोग। यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर करें इस सवाल के लिए। महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर जा रहे हैं बी पर, वो बिल्कुल राइट है। अवध के बेगम हजरत महल।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने जो है दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, जबकि अन्य शासकों ने जो है सहायता दी थी। यानी आप देखोगे ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के सिकंदर बेगम, इन्होंने जो है साथ दिया था, लेकिन जो है अवध के बेगम ने जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें। ब्रिटिश सरकार यहाँ पर कहता है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, बताएं। चलिए सब लोग आंसर करें। ब्रिटिश भारत सरकार ने जो है बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब करी थी, बताएं। आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को, आप सभी को पता होगा दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई को हुई थी, लेकिन इसे जो है 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछता है घोषणा कब करी गई थी, तब आप कहोगे 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। और लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अगला सवाल देख लो। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, बताएं। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, सभी लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए। चलिए भाई सब लोग आंसर करें। गदर आंदोलन के जो है नेता कौन थे, बताएं। चलिए भाई यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा हरदयाल ने जो है गदर आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाई पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहेंगे और अंत में आपको ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है, और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। चलिए दोस्तों 1927 में महाराष्ट्र में महासत्याग्रह किसने आरंभ किया था, चलिए जवाब दो सब लोग। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। चलिए सभी लोग बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। 1927 में महाराष्ट्र में महासत्याग्रह किसके द्वारा आरंभ किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है अस्पृश्यता के खिलाफ जो है 1927 में महान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 1927 में महाराष्ट्र में महासत्याग्रह जो है किसने आरंभ किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला सवाल देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, बताएं। सब लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सब लोग आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करो इस सवाल के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, सवाल पूछता है दोस्तों पेपर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तब आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला सवाल देखो। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार को कब सम्मिलित हुई थी, बताएं। चलो भाई आंसर कर दो यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताओ, प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है, चलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार को कब सम्मिलित हुई थी। आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर है 14 अक्टूबर 1946 को। क्यों भाई, नहीं, यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 24 अक्टूबर 1946, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चलिए सब लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए, बताएं। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों रेडक्लिफ लाइन बनी है, आप सभी को पता है। अगर आपसे पूछता है भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन है, रेडक्लिफ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देख लो। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक कितना है, बताएं। चलो सब लोग आंसर करो इस सवाल के लिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई
सभी लोग प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना, तापी। चलो भाई सब लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करें। चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखोगे दोस्तों, माही, साबरमती और तापी ये नदियाँ जो है खंभात की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन कोयना जो है ये आपका खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोयना नदी जो है महाराष्ट्र की है और अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल देखो, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए अंत में आपको स्कोर ज़रूर बताना है कि आपने कितने सवालों को राइट किया है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलो भाई आंसर करो। शिलोंग चोटी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है याद रखें, 1961 मीटर। कितनी? 1961 मीटर जो है लगभग इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटिया जनजातियाँ जो अपनी पारंपरिक व्यवस्था, वेशभूषा, भाषा शैली के लिए जानी जाती हैं, किन राज्य में पाई जाती हैं? बताएं। भूटिया जनजाति जो है कहाँ पर, किस राज्य में पाई जाती है? चलो भाई आंसर कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ। चलिए साथियों, यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका राइट हो जाएगा। सिक्किम में जो है भूटिया जनजाति निवास करती है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जानी जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, ये रहा आपका दोस्तों अगला सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताएं, जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य में सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए आप कहोगे सर बिहार। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर देखा जाए तो वो है बिहार। ऑप्शन नंबर डी है। महत्वपूर्ण सवाल है, छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है? बताएं। चलिए छुओ और जाओ किस संबंध की यहाँ पर विशेषता है? सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा बताएंगे, आंसर देंगे। चलिए आभासी समूह की विशेषता है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विचारधाराओं और नीतियों को आकर्षित किया है? चलो भाई आंसर करो। राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा बताओ। रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विचारधाराओं और नीतियों को आकर्षित किया? चलो सब लोग प्रयास कर सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ, एक बार आप कोशिश करो। चलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकार्यात्मक उपागम। ठीक है, रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विचारधाराओं और नीतियों को आकर्षित किया? तो प्रकारात्मक उपागम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था? बताएं। चलो भाई आंसर करो सब लोग यहाँ पर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए आप कहोगे सर ऑगस्टक कॉन्टे। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, समाजशास्त्र के संस्थापक जो है ऑगस्टक कांते ने जो है दुर्खिम पर गहरा प्रभाव डाला। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी स्थिति को परख सकते हैं क्या कहलाता है? चलो बताओ भाई आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा आप लोग। चलो भाई आप कहोगे सर संदर्भ समूह। आपका डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है। संदर्भ समूह दोस्तों वह होता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार या
स्थिति की तुलना करता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल, पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है, बताएं पश्चिमी दर्शन में धर्म को क्या माना गया है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, दैवी, सामाजिक। चलो आंसर कर दो सब लोग यहाँ पर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी दर्शन में जो है आप कहोगे सर सैद्धांतिक माना गया है, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पश्चिमी दर्शन धर्म को जो है तर्क, नियम और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखता है, तो आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था। चलिए सभी लोग प्रयास करें। पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है बताएं। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर वर्ड व्यवस्था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर जो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया वर्ग व्यवस्था, लेकिन वर्ड व्यवस्था होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया गया है? वर्ड व्यवस्था पर। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो, उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या है बताएं। उपयोगितावाद का जो है चरम उद्देश्य क्या है? आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो बता सकते हो। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस सवाल के लिए बताएं। चलिए भाई प्रयास करें, राइट आंसर क्या है? उपयोगितावाद का जो चरम उद्देश्य दोस्तों अधिकतम सुख की प्राप्ति करना। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिए। अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, बेहतर कंटेंट लग रहा है तो सब्सक्राइब करते हुए चले चैनल को। ठीक है, आपके पास साथियों दो ऑप्शन रहते हैं, या तो लाइक करने के या डिसलाइक करने के। अगर आप लोग डिसलाइक भी कर दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चीज़ें नहीं बेहतर लग रही हैं, हमारी मेहनत अच्छी नहीं लग रही है, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। चलो, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था बताओ। चलो, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? चलिएगा याद रखें, सेल्डन के द्वारा। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन जो है सेल्डन के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है संवेग से, स्मृति से, सीखने से, बुद्धि परीक्षण से बताएं। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? प्रयास करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? चलो भाई आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत जो है संवेग से रिलेटेड है। अगला सवाल, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? चलिए आंसर करें। चलिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था बताएं। याद रखें कुत्ते पर किया था इन्होंने अपना प्रयोग। ऑप्शन नंबर आपका ए आप यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर पूरे 46 क्वेश्चन थे। आप लोग बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है, ज़रूर बताइए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट कर दीजिएगा, इसमें जो है कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं सर हमारा बहुत सारा गलत हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में सही होने लगेंगे। ठीक, ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। साथियों बड़ी मेहनत के साथ ये सारे कंटेंट तैयार किए जाते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन टाइप किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी का कर्तव्य बनता है इसको शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपको जो है यहाँ से कुछ हेल्प मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कुछ फ़ायदा मिल रहा है और हमारी मेहनत जो है आपको बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोग जो है इस सेशन को नहीं पसंद कर रहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को पता है 3 बजे GK GS की क्लास होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, ज़रूर कवर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।